Good morning, dear students. How are you all? So, we are discussing about chapter number 1, civics, power sharing, and I hope first part आपको समझ आ गया अच्छे से. ठीक है, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लिया करो, चैट में डाल दिया करो मैसेज. ओके, बार बार बोलनी पड़ रही है मेरे को बात, क्योंकि आपके डाउट आ नहीं रहे. या तो इसका मतलब तुम्हें सारा समझ आ रहा है, ठीक है, या फिर कुछ ज़्यादा ही समझ आ रहा है तुम्हें. तो बेटा पेज नंबर 4 पे आ जाओ. अकोमोडेशन इन बेल्जियम. तो लास्ट जो हमने वीडियो किया उसमें मैंने आपको कंप्लीट कर दिया था श्रीलंका ने क्या हाल किया, श्रीलंका ने क्या तरीका. अब चलो आप खुद सोच के देखो भाई, श्रीलंका का तरीका ठीक था? जो श्रीलंका ने किया था उसने क्या किया? ठीक है, एक पॉपुलेशन कितने थे? 74%. ठीक है, बाकी भी तो 26% थे. उनमें 18% तमिल भी थे जिनकी अच्छी खासी पॉपुलेशन है. तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई अगर आप ज़्यादा हो तो बाकियों को कुछ समझोगे ही नहीं, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है. ठीक है, उनको आप अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करोगे, नहीं. ठीक है भाई, आपके बीच में 3-1 का रेशो है, आप 3 हो तो 1 वो भी है. लड़ाई होएगी तो फिर 25-75 की लड़ाई है, ऑब्वियसली फिर लड़ाई जम के ही होएगी. ठीक है, तो उसका फल भी भुगता उन्होंने. अब हम देखते हैं बेल्जियम ने क्या किया. ठीक है, इन्होंने तो चलो उजाड़ के बैठ गए. ये तो अकोमोडेशन इन बेल्जियम. द बेल्जियन लीडर टुक अ डिफरेंट पाथ. अब बेल्जियम में भी सेम सिचुएशन थी, वहां पे भी वही डच एंड फ्रेंच का झगड़ा था. ठीक है, वो भी इधर से डच ज़्यादा थे, फ्रेंच जो थे वो कम थे. और डचेस को लगता था भाई पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा, रूल कर रहे हैं, फ्रेंच पैसा इनके पास ज़्यादा है. ठीक है, so they recognize the existence of regional differences and cultural diversity. अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने दोनों के कल्चर को, दोनों के अपने जो डाइवर्सिटी है उसको समझा. ठीक है, उन्होंने माना भाई दोनों की अपनी अपनी एक वैल्यू है. Between 1970 and 1993 they amended their constitution 4 times. ये एक नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान से सुना करो. ठीक है, Between 1970 and 1993. ठीक है, इस ड्यूरेशन में उन्होंने कितना? 4 टाइम्स, 4 बार उन्होंने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड किया, यानी कि उसमें चेंज किया, संशोधन किया, अपने रूल्स चेंज करने के लिए. so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. उन्होंने कुछ प्रोविजन बनाए ताकि हर कोई जो है कंट्री में शांति से रह सके. The arrangement they worked out is different from any other country and very innovative. तो उन्होंने जो तरीका ढूंढा वो बड़ा इनोवेटिव सा था, बड़ा अच्छा तरीका था. So here are some of the elements of Belgian model. अब आप देखो बेल्जियन मॉडल क्या था. ठीक है, यानी कि बेल्जियम ने क्या किया, क्या तरीके उसने यूज किए. कॉन्स्टिट्यूशन prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. ठीक है, एक तो उन्होंने क्या किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी उसमें 50-50 होगा. ठीक है, ओके, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स बनेंगे उनमें क्या रहेगा? 50-50 रहेगा भाई, बराबर रहेंगे. सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. सम स्पेशल लॉ रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ नंबर्स एंड ईच लिंग्विस्ट ग्रुप. ठीक है, तो कुछ जो मेजोरिटी थी मेंबर्स की, या फिर उनके बाकी जो मेंबर्स थे, अदर जो लैंग्वेज ग्रुप थे, लिंग्विस्ट ग्रुप थे, उनके लिए कुछ स्पेशल लॉज जो थे वो चाहिए थे. सो देयर दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली. तो कोई भी कम्युनिटी अपने, यानी कि जो डिसीजन है नेशन के लिए, वो अकेले तौर पे नहीं ले सकती थी. ठीक है, तो यानी कि जो मिनिस्टर्स, मान लो सरकार किसी भी पार्टी की बनी है, ठीक है, बट अगर मान लो 14 मिनिस्टर्स बनने हैं तो 14 मिनिस्टर्स में क्या होगा? आधे फ्रेंच होंगे, आधे डच होंगे. ठीक है, many powers of central government have given to state government of the two region of country. The state government are not subordinate
टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और आपको पता है जो बेल्जियम था वो 2 रीजन में डिवाइड था, ठीक है, एक था फ्लेमिश और एक था वेलोनिया, ठीक है, बीच में थोड़ा सा इलाका जो था वो जर्मन स्पीकिंग था। तो उन्होंने क्या किया, वेलोनिया की जो स्टेट गवर्नमेंट थी और फ्लेमिश की जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनको पावर्स जो थी वो ज़्यादा दी और उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर एक सबॉर्डिनेट के तौर पे भी नहीं रखा, यानी इनकी ऑटोनॉमी, उनकी जो पावर्स थी वो काफ़ी इंडिपेंडेंट थी, वो अपने लेवल पे काफ़ी डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्लेमिश और वेलोनिया यहाँ फ्रेंच ज़्यादा है, यहाँ पे डच ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इस एरिया में जो सरकार बनेगी वो डच के बनेगी, इस एरिया में जो सरकार बनेगी वो फ्रेंच की बनेगी। पर पूरी कंट्री में उन्होंने क्या किया, 50-50 कर लिया था, ठीक है, पर स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो इस तरह हो गई। ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह अब आपको पता है ब्रुसेल्स के अंदर भी क्या था, ब्रुसेल्स में 20-80 का रेशो था, 20 डच थे और 80% क्या थे, फ्रेंच, ठीक है। बट जब उन्होंने पूरी कंट्री में 50-50 कर लिया, जबकि डच ज़्यादा थे फ्रेंच कम थे, तो उन्होंने फिर क्या किया, यहाँ पे भी 50-50 ही किया, ठीक है, यानी कि जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स के लिए भी एक अलग गवर्नमेंट बनेगा, डिफरेंट गवर्नमेंट बनेगा, और वो गवर्नमेंट में जो मेंबर रहेंगे वहाँ पे भी क्या होगा, 50-50 ही होगा, बराबर बराबर ही होगा, ठीक है। सो ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट in which both the communities have equal representation. The French-speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch community has accepted equal representation in central government. तो ब्रुसेल्स में फ्रेंच ने क्या किया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया, क्योंकि सेंट्रली पूरी कंट्री में जो सिस्टम बना था वहाँ पे डचेज ने 50-50 को एक्सेप्ट किया था, तो ऑब्वियसली इनका भी फर्ज बनता है वो भी करें, तो सारा रोड़ा मुक गया इनका, तो भाई सारा झगड़ा ही खत्म, ठीक है। चाहे पूरी कंट्री में किसी भी तरह से मेंबर जीत के आए, ब्रुसेल्स में किसी भी तरह मेंबर जीते, बट सरकार जो बनेगी, मिनिस्टर्स जो बनेंगे वो हाफ हाफ होंगे। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। अब एक तो क्या थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या थी पूरे बेल्जियम की, फिर वहां पे थी स्टेट गवर्नमेंट जो कि यानी कि वेलोनिया के अलग, फ्लेमिश के अलग, ठीक है। थर्ड उन्होंने क्या बनाई, थर्ड उन्होंने बनाई कम्युनिटी गवर्नमेंट, और कम्युनिटी आपको पता है वहां पे कितनी थी बेल्जियम में, डच, फ्रेंच, जर्मन, तो उन्होंने एक डच गवर्नमेंट, फ्रेंच गवर्नमेंट एंड जर्मन गवर्नमेंट। इसका मतलब ये था कि अगर कोई रिलीजन के रिगार्डिंग, लैंग्वेज के रिगार्डिंग या कोई ऐसा फैसला होगा कल्चरल के रिगार्डिंग, तो कोई एक कम्युनिटी बाकी कम्युनिटी के रिगार्डिंग नहीं, बल्कि वो अपने अपने कम्युनिटी के हिसाब से अपने रूल जो हैं वो बनाएंगे, ठीक है। So apart from central and state government, there is a third kind of government. This community government is elected by people belonging to one language community. और ये जो सरकार बननी थी, ये बननी भी किन लोगों से थी, जो उस कम्युनिटी के हैं। जैसे फ्रेंच गवर्नमेंट किससे बनती, फ्रेंच कम्युनिटीज के लोगों से, जर्मन गवर्नमेंट जर्मन लोगों से, ओके। सो डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव, चाहे वह कहीं भी रहते हो, चाहे मान लो फ्रेंच वेलोनिया में रहते हो, चाहे फ्लेमिश में रहते हो, तो उन सब की फ्रेंच गवर्नमेंट एक ही होगी। एंड इसी तरह डच चाहे कहीं भी रहते हो, उनकी एक अलग गवर्नमेंट होगी, डच गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। तो वो जो मेन अपने डिसीजन लेती थी कल्चर के रिगार्डिंग, लैंग्वेज के रिगार्डिंग एंड एजुकेशन के रिगार्डिंग जो है फैसले लेने में कम्युनिटी गवर्नमेंट भी अपना रोल प्ले करती थी और उनके वैल्यूज़ को रखा भी जाता था, ठीक है। यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब तुमने देखा है जो बेल्जियन मॉडल है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है भाई, 50-50 है, ब्रुसेल्स में भी 50-50 है, 3 तरह की गवर्नमेंट बनी है, पर इसका फायदा ये होगा किसी के बीच कोई झगड़ा नहीं रहा, सब एग्री कर गए, सबको सही लगा भाई ये सही है, किसी तरह 1% झगड़े का चांस नहीं है, ठीक है। अगर श्रीलंका भी ऐसा ही तरीका अपना लेता तो वो भी खुश रहते,
ठीक है, तमिल भी खुश रहते, बट उन्होंने तो क्या तरीका लगाया, नहीं हम ज़्यादा हैं, हमारी गवर्नमेंट रहेगी। एंड क्या पाया, आपस में लड़ कट के मरे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपस में टेबल पे बैठ के सहमति कर ली, ठीक है जी कैसे बना लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। क्या पाया, सब कुछ अच्छा, कहीं पे कोई लॉस नहीं हुआ, एक बंदा तक नहीं मरा। So it indeed is very complicated even for people living in Belgium. Even Belgium के लोगों को भी लगा यार ये क्या खिचड़ी बना दी है, कितने तरह की गवर्नमेंट बनाएंगे ये, पर फाइनली उन्होंने पाया भाई चाहे ठीक है कॉम्प्लिकेटेड है बट है सही। बट दीज अरेंजमेंट हैव वर्कड वेल सो फार, आज तक वो सिस्टम उनका बहुत बढ़िया काम कर रहा है। They help to avoid civic strife between the two major communities and a possible division of countries on linguistic line. अब अगर मान लो ये उसी टाइम आपस में झगड़ पड़ते तो आज क्या हो चुका होता, अब तक तो बेल्जियम भी दो कंट्रीज में डिवाइड हो चुका होता, फ्रेंच वाले अलग हो जाते, डच वाले अलग हो जाते, ठीक है। बट उनका आज तक सब सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और किसी तरह का कोई लैंग्वेज बेस पे उनका झगड़ा भी नहीं है। So when any countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarter. यहाँ पे एक बिल्डिंग का फोटो छपा है, ये क्या है, ये यूरोपियन पार्लियामेंट का हेडक्वार्टर है जो कि बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में बना हुआ है। तो उन्होंने इसीलिए उसको चुना, उनको लगा भाई बहुत ये तो बहुत बढ़िया मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम है यहाँ इस कंट्री में। तो सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज और बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो आपने बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी से क्या पाया, आपने क्या देखा। Yet the dealt with the question of power sharing differently. In Belgium, the leader have realized that the unity of country is possible only by respecting the feelings and interests of different communities and regions. तो क्या है कि जो बेल्जियम के लीडर्स थे उन्होंने ये चीज़ बहुत जल्दी समझ ली कि अगर अपने को कंट्री में यूनिटी रखना है तो हमें सबके वैल्यू, सबके कल्चर को एंड जितना भी यहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं उन सब के कल्चर को वैल्यू हमें देना पड़ेगा, ठीक है। और चाहे वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग रीजन हैं, लैंग्वेज हैं, सबको हमें वैल्यू देना पड़ेगा अगर अपने को कंट्री यूनिफाई रखना है। Such a realization resulted in mutual acceptable arrangement for sharing power. Sri Lanka shows us a contrasting example, but Sri Lanka इसका बिल्कुल उल्टा एग्जाम्पल है। It shows us that if a majority community want to force its dominance over other and refuse to share power, it can undermine the unity of the country. अब श्रीलंका में दिखाता है अगर एक कंट्री अपनी मेजॉरिटी का फ़ायदा उठाना चाहती है और अपनी मेजॉरिटी का पावर दिखाना चाहती है और वो माइनॉरिटी कम्युनिटी पे थोपते हैं अपनी पावर, तो ये क्या होगा, ये यूनिटी को कहीं ना कहीं नेगेटिव करेगा, डिक्लाइन करेगा, और एक स्टेज वो भी आ जाएगी या तो कंट्री आपस में पार्टीशन हो जाएगा, दो फाड़ हो जाएगी, या फिर सिविल वॉर हो जाएगा, लड़ाई दंगे हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटर कौन सा तरीका है, बेटर तरीका बेल्जियम वाला है, मिलजुल के रहो, ठीक है, एक दूसरे को वैल्यू दो, एक दूसरे के जो राइट्स हैं वो उनको दो, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दुनिया के अंदर कोई कानून नहीं है भाई, इस पूरे दुनिया के लिए एक कानून है, या यूएनओ बोलता है भाई आप इस तरह से काम करो, इस तरह। हाँ, यूएनओ अपने सजेशन जरूर देता है, बट वो सजेशन मानने ना मानने कंट्री पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब यूएनओ का काम यही है भाई कंट्रीज के बीच में शांति बनी रहनी चाहिए, तो वो अपने सजेशन देता है। तो पावर शेयरिंग क्या डिजायरेबल है, आप अपनी कंट्री के लोगों के हिसाब से फैसले ले सकते हो, आप कैसा सिस्टम चाहते हो वैसे उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। सो दस टू डिफरेंट सेट ऑफ रीजन कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। तो दो रीजन हम यहाँ पे ले सकते हैं। फर्स्टली, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन अ सोशल ग्रुप। तो पावर शेयरिंग क्या है, अच्छी है बिकॉज इट डिक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। ये क्या करता है, ये सोशल ग्रुप्स के बीच में जो कन्फ्लिक्शन है उसको कम करता है, ठीक है। Since social conflict often lead to violence and political instability,
पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। तो क्या होता है कि जो सोशल कन्फ्लिक्ट होते हैं, सोशल कन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, मान लो एक सिटी में, अपने इंडिया के एग्जांपल लेते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, अदर भी कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है। अब अगर मान लो जिसकी मेजोरिटी है वो चाहे भाई बाकी कम्युनिटी हमारे नीचे रहें, हमसे दबके रहें, गवर्नमेंट में उनका कोई रोल ना हो, गवर्नमेंट में सिर्फ हमारा ही रोल हो, और इलेक्शन में तो इजीली हम ऐसा कर भी सकते हैं, तो होगा क्या, जो बाकी कम्युनिटी हैं वो उनको लगेगा यार तुम्हारी तो कोई वैल्यू नहीं है यहाँ, अगर उनको जॉब नहीं मिल रही तो वो क्या होगा, वो वही एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, वो जिनके राइट्स दबे हैं वो उनके साथ आपस में भिड़ना शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे पहले छोटे मोटे कन्फ्लिक्शन होंगे, फिर बढ़ते बढ़ते राइट्स हो जाएंगे, दंगे हो जाएंगे, एक टाइम वो आएगा कि मामला जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बैटरी है, और इससे क्या होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, यानी कि राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल लीडर्स भी जातिवाद धर्म के नाम पे एक दूसरे को लड़ाएंगे ताकि उनको वोट मिले, ठीक है। सो पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। तो पावर शेयरिंग एक सही तरीका है जिससे क्या हो सकता है, ये जो कन्फ्लिक्शन है ये खत्म हो सकते हैं। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स may look like an attractive option in the short run। अब मेजोरिटी कम्युनिटी अपनी पावर को इस्टेब्लिश करना चाहती है, अपनी सुपरमेसी बनाना चाहती है, शॉर्ट टर्म में वो बना सकती है। एक बार को तो क्या है, आर्मी डिप्लॉय कर देगी गवर्नमेंट, भाई कोई हमारे खिलाफ बोलेगा तो उसको मारेंगे, ठीक है। बट कितने टाइम तक आप डिप्लॉय करके रखेंगे, ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल, धीरे धीरे क्या होगा, लोग अगेंस्ट होना शुरू हो जाएंगे और वो मामले जो है बढ़ते चले जाएंगे, आप लंबे टाइम तक नहीं कर पाओगे ये सब। बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ नेशन। और अगर आप अपनी कंट्री के लोगों को किसी न किसी बिहाफ पे अगर दबा रहे हैं, उनकी विशेष का ध्यान नहीं रखने, उन्हें बदनाम कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, फिर वो भी आपस में भिड़ेंगे, जिससे क्या होगा, देश की यूनिटी खराब हो जाएगा, ठीक है। So tyranny of the majority is not just oppressive for minority, it often bring ruin to the majority as well। अब ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी अपनी पावर दिखा रही है और माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी को कोई लॉस नहीं होगा, लॉस होगा, ठीक है। ऑब्वियसली अगर मान लो जैसे भी 74 तो थे सिंगलीज, 18% थे तमिल, अब जब ये 18% लोग इनके साथ लड़ेंगे तो 5 7 10 तो इनके भी मरेंगे। मान लो ये सारे के सारे भी अगर इन्होंने मार दिए तो ये भी कुछ को तो मार के जाएंगे ही, ठीक है। तो मेजोरिटी को भी लॉस तो होगा ही होगा। और जब लड़ाई छिड़ती है, जंग हो जाती है, वॉर हो जाता है, तो धंधे तो इनके भी डिस्टर्ब होंगे। सो इट ऑफन ब्रिंग ruin to the majority as well। So there is a second deeper reason why power sharing is good for democracy। अब 3 रीज़न तो अभी मैंने आपको बताए हैं। एक तो ये मेजोरिटी के लिए भी बेनिफिट नहीं होता, लॉन्ग रन में आप मेजोरिटी कंटिन्यू कर ही नहीं सकते, आपको जो माइनॉरिटी है उनको भी वैल्यू देना तो पड़ेगा ही, ठीक है। एक क्या है कि पॉलिटिकल सिस्टम सही रहता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, ठीक है। एंड जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्शन नहीं होता, ठीक है, उनके बीच में जो बंटवारा है, यानी कि वो एक दूसरे से लड़के नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं आपस में अच्छे से रहेंगे। सो देयर इज सेकंड डीपर रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैज टू लिव विद इट्स इफेक्ट। अब क्या होता है कि जो पावर शेयरिंग है, पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी का एक किसको के निचोड़ है, ठीक है। आपने कंट्री में डेमोक्रेसी लगाया, किस लिए लगाया, लोगों को राइट मिले अपने रूलर खुद चुनने का, ठीक है। अब राइट तो है खुद चुनने का, बट जो माइनॉरिटी लोग हैं आपने क्या किया, मेजोरिटेरियनिज्म बनाया हुआ है, यानी जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है गवर्नमेंट उन्हीं की बनेगी। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी तो फिर किसी मर्जी को वोट दे ले, उसको तो पिटना ही पिटना है, ठीक है। तो ये उनके लिए कोई बेनिफिशियल है ही नहीं है, तो वो फिर एक अच्छी डेमोक्रेसी नहीं होगी। सो अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। तो क्या है कि जो लोग इससे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे, जिन पे प्रभाव पड़ेगा,
ठीक है। एंड जो इनको इनके अफेक्ट के साथ जीना पड़ेगा, तो हमें उनका जो वैल्यू है वो देखना पड़ेगा। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। लोगों को ये अधिकार होना चाहिए कि उनके ऊपर कैसा रूल होना चाहिए, कैसा शासन होना चाहिए, कैसे रूल उनके लिए बनने चाहिए। ये तो लोगों को ये पूरा राइट है, अधिकार है, उनको पता होना चाहिए कि कौन रूल कर रहा है, कैसे रूल बन रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा रूल तो नहीं बन रहा जो उनके कल्चर के अगेंस्ट है, जो उनके विल के अगेंस्ट है। ओके, सो अ legitimate government is one where citizen through participation acquire a stake in the system। तो एक legitimate government यानी कि जिसके ऊपर कुछ limitation है, कुछ controlling है, ठीक है, और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिसमें कि लोग क्या हैं, डिसीजन मेकिंग में अपना जो पार्ट है वो ले सकते हैं। सो लेट्स कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंशियल एंड द सेकंड मोरल। तो दो तरीके के रीजन है, एक प्रूडेंशियल रीजन और एक मोरल रीजन। पहले जो हमने किए थे वो प्रूडेंशियल रीजन है, और जो अभी हमने सेकंड पैरा में किए हैं ये मोरल रीजन है। While prudential reason stress that power sharing will bring out better outcomes, moral reason emphasizes the very act of power sharing as valuable। ओके, तो मेनली इसमें यही चीज़ वो कह रहा है कि जो प्रूडेंशियल रीजन है, ठीक है, वो क्या करते हैं भाई, पावर शेयरिंग के बेटर आउटकम्स आने चाहिए, उसके बेटर रिजल्ट मिलें, इसके लिए कौन से रीज़न अप्लाई होंगे, प्रूडेंशियल रीज़न, यानी कि वो सोशल कन्फ्लिक्ट्स को कम करेगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, तो ये एंड आप जो लोग हैं वो यूनिटी की तरफ जाएंगे, यूनिटी बढ़ेगी, तो ये क्या इससे पॉलिटिकली बेटर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, एंड मोरल रीजन इम्फेसिस द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। और जो मोरल रीजन है वो क्या करेंगे, वो पावर शेयरिंग का जो वैल्यू है उसको इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो अपने 10th के एग्जाम में ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। क्वेश्चन डायरेक्टली यही आएगा, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो ये आप यहाँ से आपको जो मैंने मेन पॉइंट्स बताए हैं ये आपको कवर करने हैं। ठीक है, और इससे पहले हमने किया अकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम ने कैसे रूल बनाए, क्या क्या सिस्टम यूज़ किया। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपनी कंट्री को टूटने से बचाया, उसके यूनिफिकेशन अच्छा रहा, एंड जो लोग थे वो भी क्या हुए, सेटिस्फाई हो गए। ठीक है, चलो बाकी हम नेक्स्ट में करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ओके बेटा, तो यहाँ तक अब हम इसी में हम कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।